मैं 100 थप्पड़ भी खाने को तैयार हूँ। कोई हिंदू आए नौजवान मुझे 100 थप्पड़ मारे, मगर लिख के देना पड़ेगा नौकरी सरकारी उसको मिलनी चाहिए। अगर कमेंट में लिखेगा तू भी जा पाकिस्तान, वहाँ तो आटा नहीं, यहाँ तो तेरे 5 किलो राशन दे रहा हूँ ना, दे रहा हूँ ऐसा लिखता है जैसे उसका बाप दे रहा है, जो कमेंट में लिखता है। मैं तो कह रहा हूँ चलो ब्राह्मण और राजपूत की ही बात कर लो, छोड़ो ना सबकी, उन्हीं को क्या मिल रहा है वही बता दें हमको। क्या हम गिरिराज बाबू के चुनाव क्षेत्र संसदीय क्षेत्र का हूँ और दुर्भाग्य से वो मंत्री भी फिर बन गए, दुर्भाग्य से ही मंत्री भी बने, दुर्भाग्य से ही जीते भी हैं। वो उनको पता है कि वो कैसे जीते हैं। हम लोगों को बेगूसराय के जनता ने नहीं जिताया। जनता तो हर चौक चौराहे पे जो उनके प्रबल समर्थक थे चुनाव में कहते थे कि हमने वोट न दिया न दूंगा। पता नहीं कैसे कहाँ से वोट मिलता है, किधर से वो जीते, लेकिन हमें नहीं लगता कि आने वाले दिनों में गिरिराज बाबू फिर अब जीत पाएंगे। अंतिम क्षण, इसीलिए वो तोड़ फोड़ की राजनीति कर रहे हैं। जो हसन साहब को क्यों चुन लिया, गिरिराज बाबू से पूछ रहा हूँ मैं, हसन साहब कैसे हो गए? और वो आज से नहीं, मुकेश सिंह तो सक्रिय आदमी है, मतलब बहुत दिनों 10-15 साल से तो वो समाज में फुल टाइमर है। पाकिस्तान तो गिरिराज सिंह से थर-थर कांप रहा, बेहोश भी हो गया, कल अखबार में छपा था। पाकिस्तान से हम क्यों तुलना करते हैं, नहीं समझे क्यों? अमेरिका से क्यों नहीं करते? नहीं करेंगे ना, अमेरिका से नहीं करेंगे, बर्तानिया से नहीं करेंगे, फ्रांस से नहीं करेंगे, जर्मनी से नहीं करेंगे, जापान से नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुजन सेंचुरी देख रहे हैं आप, मैं विकास सिंह पवन। अभी हमारे साथ गुलाम सरवर जी मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। शुक्रिया। अच्छा, गिरिराज सिंह जी ने एक बयान दिया है कि अगर मुसलमान आपको एक थप्पड़ मारते हैं तो आप उनको 100 थप्पड़ मारिए, और हिंदू लोग अपने घर में तलवारें, भाले ये सब रखते हैं। इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, अगर 100 थप्पड़ मारने से किसी को रोजगार मिल रहा है तो गुलाम सरवर मुसलमान होने के नाते ऐलान करता है। और मैं तो बेगूसराय का हूँ, मैं उसी लोकसभा का हूँ, मैं तो गिरिराज बाबू के चुनाव क्षेत्र संसदीय क्षेत्र का हूँ। अगर गुलाम सरवर को या किसी भी मुसलमान को 100 थप्पड़ मारकर सरकारी नौकरी किसी हिंदू भाई को मिलती है तो मैं तैयार हूँ 100 थप्पड़ मारने। अगर मेरे घर में आग लगाकर सरकारी नौकरी किसी हिंदू भाई को मिलता है तो मैं अपना घर देने के लिए तैयार हूँ आग लगाने। मैं मुकदमा नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं फिर से अपनी झोपड़ी बसा लूंगा, लेकिन मैं उफ नहीं करूंगा, लेकिन नौकरी मिलनी चाहिए पक्की। तब मैं 100 थप्पड़ भी खाने को तैयार हूँ। कोई हिंदू आए नौजवान मुझे 100 थप्पड़ मारे, मगर लिख के देना पड़ेगा नौकरी सरकारी उसको मिलनी चाहिए। अगर मिल जाए तो मैं 100 थप्पड़ बर्दाश्त कर लूंगा, अगर जिंदा रह गया 100 थप्पड़ में तो। ये बकवास की बातें हैं। नौजवानों को ये समझना है कि इस देश में जरूरतें क्या है, चुनौतियां क्या जरूरत है। हाँ, तो अगर हिंदू राष्ट्र से भी सबको रोजगार मिलता है, सब संपन्न होता है, जैसे नेपाल पहले हिंदू राष्ट्र था तो संपन्न था, अब वो बेवकूफ वहाँ के लोगों ने वो राष्ट्र खत्म करके डेमोक्रेसी लाया। अब भारत को भी लगता है कि नेपाल की तरफ पीछे ही जाना, बैक गियर लगाना, तो आप हिंदू राष्ट्र की बात कीजिए, कोई नहीं रोकेगा। रोकने ऐसे भी कौन जा रहा, किसकी हिम्मत है कि रोकते? बोल रहा, बोलने वाले को तो कोई यहाँ रोक ही नहीं रहा। यहाँ तो जब बेलगाम सरकार ही है तो जनता को क्या करेंगे आप, रोक पाएंगे? ये सब बेकार की बात है। देखिए, मुद्दा हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, गरीब हो, अमीर हो, पहला काम है पेट। रोटी कपड़ा और मकान आपने सुना, रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सड़क, बिजली, पानी, ये सबके लिए जरूरी है। सड़कें अच्छी होंगी सब चलेगा। शुद्ध पेयजल, बकवास करना आसान है। दिल्ली देश की राजधानी है, बकवास करना आसान है। इस देश की राजधानी में आज भी बसने वाले लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार के पसीने छूटे हुए हैं। जल माफियाओं का यहाँ जो है जाल बिछा हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली को तो पीने का पानी नहीं दिए। तो अभी सड़क किराड़ी चले जाइए, मुंडका चले जाइए, मुंडका में अभी बारिश हुई थी ना, मेन रोहतक रोड जो मिलिट्री का मूवमेंट होता है उस रोड पर इतना पानी था। मेन मतलब वो वाला रोड, डिवाइडर वाला, जिसमें उसको क्या बोलते हैं, वन वे ट्रैफिक जिस पर होता है, उस सड़क पर 3 फीट पानी था और 15 दिन तक पानी रहा। जल निकासी नहीं, जल आपूर्ति, मैं राजधानी दिल्ली की बात कर रहा हूँ। जल आपूर्ति नहीं, जल निकासी नहीं, आपके पास खाने का उत्तम प्रबंध नहीं, भीख मांगने वालों की संख्या 10, 20, 50 नहीं है, 1000, 2000 भी नहीं है। कोई लाल बत्ती दिल्ली का ऐसा दिखा दो, कोई रेलवे स्टेशन दिखा दो, कोई मस्जिद, मंदिर, मजार दिखा दो जहां भीख मांगने वाले लोग नहीं है। सवाल मैं सरकार से करता हूं और उन वक्तों से, पकड़ो सारे भिखमंगों को, ये पाकिस्तानी हैं, ये रोहिंग्या है, ये आतंकवादी, पकड़ो, तब पता चलेगा कि ये भारतीय हैं, भीख मांग की जिंदगी जी रहे हैं। देश की राजधानी में लाखों लोग भीख मांग रहे हैं, आपको गर्व है इस बात पर।
तो फिर आप बनाइए हिंदू राष्ट्र। नहीं, पीने का पानी नहीं आपको गर्व है। दिल्ली का उदाहरण क्यों दे रहे हैं, मतलब ये भाई बताइए। जब दिल्ली में नहीं है, उदाहरण इसलिए मैं दे रहा हूं कि जब दिल्ली में नहीं है तो भारत में कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि विकास की जननी तो दिल्ली है ना, राजधानी तो दिल्ली है ना। तो यहाँ भीख मांग रहे हैं लाखों लोग, तो इसका मतलब पूरे भारत में भीख मांगने वालों की संख्या है। यहाँ पानी के लिए तरस रहे हैं तो पूरे भारत में पानी के लिए तरस रहे हैं लोग। यहाँ अगर जल निकासी की समस्या बनी हुई है तो पूरे भारत में बनी हुई। मैं तो अपने गांव गिरिराज बाबू को कह रहा हूँ, मुजफ्फरा मेरे गांव का नाम है। खुद अभी हमारे घर से मेन रोड पे आने के लिए इतना पानी था। 75 साल हो गए आजादी को, वो 1-2 साल न हुए हैं, और मेन रोड पर इतना पानी गांव का। मुजफ्फरा गिरिराज बाबू को पता होगा गांव का नाम, मैं तो उनके लोकसभा की बात कर रहा हूँ। बीरपुर, मुजफ्फरा, पकड़ी, मंझौल, एक गांव बताते हैं जहां उन्होंने विकास की नदियां बहा दी हो। हाँ, बरसात के पानी की नदियां बह रही हैं वहां, नाले भर। फिर वही बात, अब आप नहीं समझे। उनको जब काम करना है नहीं, एक फैक्ट्री को ऐसी गिरिराज बाबू ने 10 वर्षों में नहीं खोला, ठीक है। भाषण दे लीजिए, लड़ा लीजिए। पाकिस्तान डर रहा है कह रहे हैं। पाकिस्तान तो गिरिराज सिंह से थरथर कांप रहा, बेहोश भी हो गया। कल अखबार में छपा था, उसका प्रधानमंत्री पानी चढ़ रहा, उसका सेना प्रमुख तो मर गया। अजीब मसला यार, उससे हमको क्या लेना, पाकिस्तान रहे या मर जाए। सलाह हम अपने घर को देखेंगे कि पाकिस्तान को देखेंगे, पहले ये बताइए। सरकार तो यही बोलती आई है ना, यही बात कर रही है। यही तो देश को समझाना है ना, पाकिस्तान से हम क्यों तुलना करते हैं, नहीं समझे क्यों। अमेरिका से क्यों नहीं करते? नहीं करेंगे ना, अमेरिका से नहीं करेंगे, बर्तानिया से नहीं करेंगे, फ्रांस से नहीं करेंगे, जर्मनी से नहीं करेंगे, जापान से नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ले दे के पाकिस्तान में आटा नहीं है तो तुम्हारे यहाँ भी आटा नहीं है। पाकिस्तान में आटा के लिए लोग मर रहे हैं तो तुम भी मरो। अब समझे कि नहीं। अगर किसी मुसलमान ने, मैं कह दिया ना, कमेंट में लिखेगा तू भी जा पाकिस्तान, वहाँ तो आटा नहीं, यहाँ तो तेरे 5 किलो राशन दे रहा हूँ ना, दे रहा हूँ, ऐसा लिखता है जैसे उसका बाप दे रहा, जो कमेंट में लिखता है। क्या कीजिएगा उसको, तो सोच ही बना दी गई वैसी। ये टोटल बकवास की बात है। देखो, देश में कोई भी देश का नागरिक हो, उस सब चाहता है मेरा बेटा, मेरा बेटा। देखिए, मेरे से शुरू होता काम। हर बाप चाहता है मेरा बेटा टॉप का पढ़ा लिखा हो, किसी अच्छी नौकरी में जाए, IAS बने, IPS बने, क्या कहते हैं, कोई जज बने, और कुछ न बने तो कम से कम पुलिस में इंस्पेक्टर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, लेक्चरर बन जाए, टीचर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, कुछ न बने तो कंपाउंडर बन जाए। लेकिन अब आप आरक्षण रुकिए ना भाई, पहले तो जिसको आरक्षण नहीं उसको क्या मिल रहा है, किसी को कुछ मिल ही नहीं रहा। कभी तो ब्राह्मण और राजपूत की ही बात कर लो, छोड़ो ना सबकी, उन्हीं को क्या मिल रहा है वही बता दें हमको। क्या हाँ, पॉलिटिक्स में शेयर है, लूटने का मौका है, ये अलग बात है कि उनके पास लूटने का मौका है, बाकी कुछ नहीं है। नौकरी उनके नौजवानों के पास भी नहीं, तभी तो कोई गौरक्षक बन रहे हैं, कोई म्यांमार दल में है, कोई कुछ में है, सब सड़क छाप बन के रह गए। बात समझे नहीं, ये सड़क छाप की बात मेन मुद्दा है। हर बाप चाहता है कि बेटा मेरा पढ़े। कोई ऐसा बाप धरती पर नहीं होगा जो ये नहीं चाहता हो। हर बाप चाहता होगा मेरे बेटे को नौकरी मिल जाए, हर बाप चाहता होगा मेरा बेटा मकान अच्छा बना ले, हर बाप चाहता होगा मैं बीमार पड़ूं तो मेरा बेटा अच्छे अस्पताल में इलाज कराए। हर बाप, हर माँ, घर के लोग यही चाहते हैं। अब इसको आप धर्म फरम जाति करते रहिए। मेन मुद्दा रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सड़क, बिजली, अस्पताल, यही है, और यही जिंदगी भर रहेगा मुद्दा। नेता तो ये बात कभी करते ही नहीं ना, आप कर रहे हैं। यही बात मैं कर रहा हूँ। नेताओं को कहोगे तब न करेंगे। जब नेता को वोट हम धर्म पे ही देंगे, नेता को वोट हम जाति पे ही देंगे, नेता को वोट हम भाषा पे ही देंगे, तो काय को ये बात करेंगे भाई, काय को करेंगे। जब हम वोट देंगे मुद्दे पर, तभी तो वो मुद्दे की बात करेंगे। हम वोट देना मुद्दे पर पहले सीखें, फिर वो मुद्दे पर बात करेंगे। हम रॉन्ग हैं, हम गलत हैं, हम वोट देते ही है जाति पे, धर्म पे। आखिर में ये जानना चाहूंगा कि आप गिरिराज सिंह के इस बयान पे क्या शांति प्रिय संदेश देना चाहते हैं? नहीं, हमारा क्षेत्र शांति प्रिय है। बेगूसराय की जनता बहुत समझदार जनता है। वो दिनकर जी की भूमि है, राष्ट्र कवि दिनकर की भूमि है। गिरिराज सिंह का न दाल गलने वाला, न भात गलने वाला, कुछ गलने वाला नहीं। इसी बार वो हारते हारते बचे हैं, उनको पता है। बहुत दूर तक दौड़ाया गया था, कैसे जीते हैं खुद गिरिराज बाबू जानते और ऊपर वाला जानता है, नीचे वाला कोई नहीं जानता। नीचे वो हार चुके थे। चुनाव से पहले वोटिंग के बाद पूरे इलाके के चौक चौराहे पर लोग कह रहे थे कि 1 लाख से हार रहे हैं। उनके समर्थक भी कह रहे थे हार रहे। अब कैसे जीत गई तो एक अलग विषय, लेकिन गिरिराज बाबू को पता है कि वो कैसे जीते, बाकी को पता हो या नहीं, ठीक है। तो वो गिरिराज बाबू जान रहे हैं कि अब की क्या होगा। जब इस बार ये हाल था तो दिन जितना बढ़ेगा, एंटी इनकम्बेंसी उतना बढ़ेगा। मतलब वो अपने लोगों को गालियाते हैं, अपने लोगों को
मैंने उल्टी सीधी जुबान में बात करते हैं। उनकी जुबान में तो मिठास है ही नहीं, जब मुंह खोलते हैं तो जहर ही निकालते हैं। पता नहीं इतना भारा कहाँ से गया है, कभी मधुर वाणी उनकी हुई ही नहीं। तो अब ये तो बेगूसराय का दुर्भाग्य है कि हमको ऐसे नेता मिले जहाँ बड़े बड़े वामपंथी और दूसरे नेता थे जो समाज को समर्पित थे। आज गिरिराज बाबू आ गए। बहरहाल बेगूसराय वाले खुद निपट लेंगे, बेगूसराय वाले सक्षम हैं, बेगूसराय के लोग समझदार हैं, खूब जानते हैं कि हमें कैसा नेता चाहिए। गलती से जो हो गया सो हो गया, गलती होती रहती है, उसका पछतावा भी होता है और बाद में पश्चाताप भी होता है, वो होगा। अच्छा, मुस्लिम समाज की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि आप क्या शांति का नहीं, हम संदेश मेरे देने की जरूरत बेगूसराय में नहीं है। बेगूसराय के लोग बहुत समझदार हैं, सब जानते हैं, सब भाई की तरह प्यार से मोहब्बत से मिलकर रहते हैं। बेगूसराय के सभी जनप्रतिनिधि और भी लोग हैं ना, गिरिराज बाबू तो सांसद हैं अकेले, वहाँ विधायक भी साथ हुए हैं, वहाँ जिला परिषद भी हैं, मुखिया भी हैं। तो जो जनप्रतिनिधि हैं सब समझदार हैं, मिलजुल के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ बेगूसराय में जो मुखिया संघ है ना, उस मुखिया संघ का अध्यक्ष है अहसन साहब, मतलब मुसलमान। तो अभी मुखिया तो मुसलमान ज्यादा होगा नहीं, जाहिर सी बात है गांव के हिसाब से। लेकिन अहसन साहब को क्यों चुन लिया? गिरिराज बाबू से पूछ रहा हूं मैं, अहसन साहब कैसे हो गए? और वो आज से नहीं, मुखिया सिंह तो सक्रिय आदमी है, मतलब बहुत दिनों 10-15 साल से तो वो समाज में फुल टाइमर है। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो मिलजुल कर, अभी बाढ़ आया था बेगूसराय 4 महीना अभी डूबा हुआ था, कैसे कैसे तो दशहरा हुआ है। मैं था दशहरा में भी गांव में ही। तो गिरिराज बाबू को बाढ़ से मतलब नहीं था, किसी को मदद करने नहीं गए, लेकिन बाकी के बेगूसराय के लोग थे वो मदद कर रहे थे पीड़ितों की। वो पानी में डूब के भी लोगों को खाना पहुंचा रहे थे, जानवर को चारा दे रहे थे, समझिए ना, सबको सुरक्षित स्थान पे ले जा रहे थे, रेस्क्यू कर रहे थे। ये वहाँ के लोगों ने किया। तो बेगूसराय का अपना एक संस्कार है, प्यार का, मोहब्बत का, अमन का, चैन का, सुकून का, और वो दिनकर की भूमि है। और वहाँ कभी इस तरह का माहौल बनने की उम्मीद थी भी नहीं और न बनेगी। लेकिन दुर्भाग्य से अब वो पॉलिटिकल मामला ऐसा बना कि गिरिराज बाबू जीत भी गए और दुर्भाग्य से वो मंत्री भी फिर बन गए। दुर्भाग्य से ही मंत्री भी बने, दुर्भाग्य से ही जीते भी हैं। वो उनको पता है कि वो कैसे जीते। हम लोगों को बेगूसराय के जनता ने नहीं जिताया। जनता तो हर चौक चौराहे पे जो उनके प्रबल समर्थक थे चुनाव में कहते थे कि हमने वोट न दिया न दूंगा। पता नहीं कैसे कहाँ से वोट मिलता, किधर से वो जीते। लेकिन हमें नहीं लगता कि आने वाले दिनों में गिरिराज बाबू फिर अब जीत पाएंगे। अंतिम क्षण, इसीलिए वो तोड़ फोड़ की राजनीति कर रहे हैं। जो राजनेता, देखिए आप कहते हैं ना भाजपा के नेता छपरा से भी जीते हैं। छपरा में जो भाजपा के नेता वो भी मंत्री रह चुके हैं। लेकिन उनके विषय में मैं जब छपरा गया तो वहाँ के मुसलमानों का भी यही ओपिनियन था कि ये आदमी बहुत अच्छा, सबसे मिलनसार है, हंसमुख है, काम सबका करता है, भेदभाव नहीं रखता है। बस में रहेगी तो वो भी तो भाजपा के नेता, और वो केंद्र में मंत्री ऑलरेडी रह चुके पिछली बार। इस बार मोदी जी ने नहीं बनाया, पिछली बार वो मंत्री थे। तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी रामकृपाल यादव है, वो भी भाजपा के हैं। तो आप जाइए, मुसलमानों से पीछे लोग तारीफ करते हैं, बहुत सारे मुसलमान उनको वोट भी देते हैं, उनके मैंने खास लोग बने हुए हैं। ये अलग बात है कि हार जीत इस बार वो हार गए, छपरा वाले जीत गए, रामकृपाल सच्चाई जानती है जानती है और जना भी देगी। वो जातिवाद और ये सब फैला उला के धर्म जाति दो सहारे पे वो जीते हैं, क्योंकि भूमिहार बहुत क्षेत्र है और वहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड का माहौल बना था। तो भूमिहार गोल बंद हो गया था, भूमिहार गोल बंद हो गया था। प्लस वो जो हिंदू कार्ड होता है मोदी जी का अपना, वो मिला जुला के माइनस प्लस किसी तरह ये जीत गए बहरहाल। लेकिन आगे कोई अच्छी उम्मीद उनको नहीं करनी चाहिए। और सीमांचल में यात्रा निकाल के कुछ उनका होना है नहीं। और करना चाहूंगा, ये बीजेपी के या कोई और अन्य पार्टी के भी जो ये इतने खिलाफ बयान देते हैं कि खुद के बच्चों को तो विदेशों में पढ़ाने भेजते हैं, तो ये बयान क्यों देते हैं? लोगों को समझाइए, लोगों को हम बहुत समझा चुके हैं। आप बता दीजिए ये बात। मीडिया वाले ये काम करें कि जितने भी दंगे फसाद मार धार उल्टे सीधे मामले सामने आते हैं देश में, उसमें नेताओं के बाल बच्चे कभी नहीं दिखे आज तक। उद्योगपतियों के भी न दिखे, अफसरों के भी न दिखे। दिखते वही है जो बेरोजगार है, गरीब है, झोपड़ी में रहने वाले हैं, वो लोग दिख जाते हैं। तो ये इनको सोचना होगा कि ऐसा कौन खेल खेला जा रहा है कि गरीब को तो फंसा दिया जाता है और अमीर जो है विदेशों में पढ़ रहा है। ये दोनों पक्षों में, मुसलमानों में भी जो मतलब वो सेक्शन है, एलीट सेक्शन है, उनके बच्चे सेफ जोन में, वो विदेशों में पढ़ रहे हैं। उनके जो गरीब तबका है, जो परपट्टी में रहने वाला है, मजदूर वर्ग है, वही जाता है लड़ने मरने। अरे भाई मजदूरों, तुम कमाओगे तो तरक्की करोगे, लड़ोगे तो तुम कभी न तरक्की करोगे। इसलिए मजदूरों को, मजदूर के आल औलाद को, मजदूर के माने गार्जियन को ये बात सोचना पड़ेगा कि हम मजदूर वर्ग हैं, हमें
मजदूरी करके अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दिया जाए, ये ज्यादा बेहतर है। लड़ने वरने से छोड़ने वाला नहीं।